हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SC/ST एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1989। एक स्टूडेंट के विशेष आग्रह पर मैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार निवारण अधिनियम, इसके बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ और यह भी बताना चाहता हूँ कि यह जो कानून है यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कानून है, क्योंकि इसमें केवल पनिशमेंट का ही या दंड का ही विधान नहीं किया गया है, बल्कि इसमें रिलीफ का, रिहैबिलिटेशन का, कंपनसेशन माने क्षतिपूर्ति का बहुत सारे प्रावधान हैं। तो हम बारी बारी से इसके बारे में आज आपके सामने में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको इस कानून के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो सबसे अनिवार्य तत्व है, खास करके यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में 1989 में इस एक्ट को क्रियान्वित किया, इम्प्लीमेंट किया, पारित कराया और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। इस एक्ट के बारे में 2018 में बहुत ज़्यादा बवाल मचा था और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण से उसके बारे में भी मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस एक्ट को लाने का क्या कारण था। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पूर्व के वीडियो में ट्राइबल्स के बारे में, कास्ट सिस्टम इन इंडिया के बारे में, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के बारे में, इस सारे टॉपिकों पर मैंने लेक्चर्स दिए हैं और धीरे धीरे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस एक्ट का बैकग्राउंड क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 17 है, फंडामेंटल राइट 17, उसमें क्या लिखा है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए मैंने लिखा है बैकग्राउंड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो जाति व्यवस्था है, हिंदुस्तान में जो ट्रेडिशनल जाति व्यवस्था रही है, उसमें अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसको आप कोड कह सकते हैं भारतीय समाज का, जिसमें कि एक बहुत बड़े वर्ग को अस्पृश्य मान लिया गया और उनको बहुत सारे जो अधिकार थे उससे उच्च वर्ग के लोगों ने वंचित कर दिया, और जिसके कारण से उनकी जिंदगी नर्क के समान हो गई थी। इसीलिए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने और भारत के संविधान ने बहुत सारे उपाय किए हैं, जिसको कि बाद के लेक्चर में हम बताएंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न किए गए हैं, संविधान में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, और उसके बाद में भारत सरकार ने क्या क्या कार्रवाई किया है, लोक कल्याणकारी कार्य किया, जिसमें कि आदिवासियों के और अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए जो विकासात्मक कार्य किए गए हैं, उसके बारे में भी हम अलग से वीडियो प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको सम्यक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज एक जातिपरक समाज रहा है। ट्रेडिशनल सोसाइटी खंड खंड में विभाजित रहा है। इसके कुछ फायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो अभिशाप था वो क्या था?
अस्पृश्यता, जिसको कि अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए भारत के संविधान ने आर्टिकल 17 में इसका प्रावधान किया और इसी के तहत में 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसमें छुआछूत मानने वालों या इस प्रकार का व्यवहार करने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 20-25 साल के क्रियान्वयन के बाद यह पाया गया कि जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो भारत सरकार ने 1955 में कानून बनाए थे, उसमें बहुत सारी खामियां थी और इस खामियों के कारण उच्च वर्गों के द्वारा बहुत सारे जगह आदिवासियों और खास करके अनुसूचित जातियों के खिलाफ में मारपीट, उन्हें प्रताड़ित करने, उन्हें परेशान करने, उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कार करने, उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करने और उनकी विभिन्न प्रकार के जो सोशल एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन थे उन पर उच्च वर्गों के लोगों के द्वारा, खास करके डोमिनेंट कास्ट के द्वारा, जिसके बारे में मैं पूर्व के वीडियो में आपको बताया था संस्कृताइजेशन प्रोसेस में कि डोमिनेंट कास्ट मतलब शक्तिशाली जाति क्या होती है और वो किस तरह से समाज के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव डालती है। तो जो शक्तिशाली जाति या डोमिनेंट कास्ट है वो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में जाट एक डोमिनेंट कास्ट है, उसी तरह से पश्चिमी यूपी में जाट एक डोमिनेंट कास्ट है और आपने देखा होगा कि चरण सिंह जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जाट और मुसलमान के कॉम्बिनेशन से भारत की राजनीति में 40 साल तक प्रभावशील रहे थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इसी तरह से अभी आप आज की तारीख में यादव यूपी में और बिहार में डोमिनेंट कास्ट हो गया है और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में वोकालिंगा और लिंगायत एक डोमिनेंट कास्ट है। उसी तरह से तमिलनाडु में मुदलियार एक डोमिनेंट कास्ट है और अविभाजित आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कम्मा और कापू ये डोमिनेंट कास्ट है। तो अलग अलग राज्यों में डोमिनेंट कास्ट अलग अलग है और ये समाज पर ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं और जिसके कारण से इन आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का जीना दूभर हो गया। जहाँ जहाँ पर ब्राह्मणों का डोमिनेंस रहा वहाँ पर उतने ज़्यादा एट्रोसिटीज़ नहीं हुए, ये एक एम्पायरिकल स्टडी है। लेकिन जहाँ पर ब्राह्मणों के इतर दूसरे जाति डोमिनेंट कास्ट हुए या अभी विद्यमान हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम इन SC ST वर्ग के ऊपर ढाए गए हैं। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1989 में ये कानून लाया और इस कानून में ऐसे कड़े प्रावधान किए गए जिससे कि SC और ST वर्ग के लोगों को राहत मिल सके, उन्हें जलालत की जिंदगी ना जीना पड़े, वो एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के हकदार हों। ऐसी व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा माना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के द्वारा किए जाने का प्रयास किया गया है। इसका बाद में हम बताएंगे आपको अंत में मूल्यांकन कि इस एक्ट का क्या क्या प्रभाव रहा है। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बैकग्राउंड इसका क्या है और बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है 1955 के फेल्योर हो जाने से आदिवासियों और अनुसूचित जातियों पर उच्च वर्गों के और खास करके डोमिनेंट कास्ट के द्वारा गांव देहात इलाकों में, शहरों में भी ज़बरदस्त उन पर अत्याचार की अप्रत्याशित घटना में वृद्धि होने के कारण से भारत सरकार और SC ST के जो माननीय सदस्यगण हैं, MPs हैं, उनके दबाव में भारत सरकार ने एक कानून पास किया
और इसके क्या क्या स्पेशल फीचर हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑफेंसेज नॉट मेंशन इन आईपीसी और इन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। इस एक्ट में कोशिश यह किया गया है कि जो, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पेनल एक्ट है वो क्या है? आईपीसी। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, इसको मैकॉले ने तैयार किया था। और आप जानते हैं कि 1860 में ये इंडियन पेनल एक्ट या कोड बना था, जो अभी भी आज़ाद हिंदुस्तान में चल रहा है। उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, लेकिन बेसिकली आईपीसी चल रहा है। तो इस एक्ट बनाने का उद्देश्य ये था कि जो अपराध आईपीसी में कवर नहीं हो रहे हैं या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में कवर नहीं हो रहे हैं, उन अपराधों को इसमें शामिल किया जाए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ में पिछले 50 साल से हो रहे हैं। तो इसका यह उद्देश्य था। दूसरा यह था कि इसमें जब आप एक्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई अपराध जो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो एससी या एसटी नहीं है। किस पर किया गया है? जो एससी एसटी पर किया गया, माने अनुसूचित जाति या जनजाति से इतर पृथक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के द्वारा जो अपराध एससी माना अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ जो अपराध जो किए जाते हैं, तो यही अपराध जो है ना इसमें कवर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एससी और एसटी के बीच में कोई अपराध हो, मान लीजिए कि ए नाम के आदिवासी पर बी नाम के अनुसूचित जाति ने प्रहार किया, गंभीर क्षति पहुंचाई, चोट पहुंचाई, तो इस एक्ट के तहत में अपराध कायम नहीं हो सकता है। क्यों? कि इस एक्ट का जो मूल भावना यह है कि एससी या एसटी के इतर दूसरे वर्ग या दूसरे वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अपराध घटित किया जाना होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया, तो इसमें तब फिर धारा कौन सी लगेगी? धारा लगेगी आईपीसी की। अगर एससी और एसटी के बीच में अगर कोई विवाद या घटना घटित होती है तो उस परिस्थिति में जो मुकदमा कायम होगा वो किस धारा में होगा? आईपीसी में होगा, माने ताजरात हिंद में होगा, जैसे कि सामान्य लोगों के साथ में होता है। लेकिन यदि वह घटना उच्च वर्ग के व्यक्ति के द्वारा, उच्च वर्ग से यहाँ पर ओबीसी भी शामिल है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ लोगों को ये भ्रांतियाँ होती है। खास करके इस एक्ट के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब जनरल कैटेगरीज हम कहेंगे तो उसमें ओबीसी भी आएगा, माने अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आएंगे। तो अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के द्वारा, मान लीजिए यादव के द्वारा किसी एससी मतलब किसी जाटव पर कोई घटना घटित कर दी, मान लीजिए उस पर चाकू से प्रहार कर दिया गया, तो मुकदमा किस पर कायम होगा? इस धारा के तहत में कायम होगा। अब हम और आगे बताएंगे कि कैसे उसमें इसके लिए और क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, ये हम धीरे से आगे बताएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता देना चाहता हूं कि यह अपराध केवल एससी और एसटी पर घटित अपराध है जो सवर्णों के द्वारा, इसको हम मान लेते हैं सवर्ण। सवर्ण में दोज पर्सन्स हु आर नॉट नाइदर बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट nor शेड्यूल्ड ट्राइब्स, they all can be called जनरल कैटेगरीज। तो जनरल कैटेगरीज के द्वारा अगर एससी या एसटी पर कोई अपराध घटित किया जाता है तो इस एक्ट के तहत में उस व्यक्ति के खिलाफ में अपराध पंजीयन किया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा है कि इस एक्ट में आप देखेंगे कि जो अभी हम इसके बाद बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के जो अत्याचार या जुल्म सितम
SC या ST वर्ग के खिलाफ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से होते आए हैं, और जो इंपायरिकल स्टडी करके ये पता किया गया कि किस किस प्रकार के अपराध जनरल कैटेगरीज या उच्च वर्गों के द्वारा या डोमिनेंट कास्ट के द्वारा SC ST के द्वारा किए जाते रहे हैं, उनको एक समरी बनाया गया है और उसको अपराध की श्रेणी में लाया गया है। उसका हम विस्तृत जानकारी अभी थोड़ी देर के बाद देंगे। तो यह है, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें गंभीर से गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है, जो पहले प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत में इतना गंभीरता नहीं था। तो दंड का जो स्वरूप है इस एक्ट के तहत में वो बहुत ज़्यादा कठोर है, और उसके बारे में भी हम डिटेल में अभी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यह पहला धारा है जिसमें कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। आप अगर कोई सरकारी अधिकारी, यहाँ पर सरकारी अधिकारी से आशय क्या है, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है जो अन्वेषण करता है अपराध का, अगर उसके द्वारा किसी प्रकार का नेग्लिजेंसी या हिला हवाला या ओमिशन ऑफ ड्यूटी, ओमिशन टू ड्यूटीज किया गया और ये पता, या मान लीजिए अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ या उसने जानबूझकर के अपराध पंजीबद्ध नहीं किया, तो धारा 4 में उसके लिए मिनिमम 6 महीने तक का कारावास की व्यवस्था है, जिसका अधिकतम सीमा साल भर तक हो सकेगी। तो हिंदुस्तान के पहला एक्ट है जिसमें कि पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इस एक्ट के प्रति जिम्मेवार ठहराया गया है, और इसमें उन्हें कारावास के दंड की व्यवस्था की गई अगर वो अपने कर्तव्य जो उनको ड्यूटी दिए गए हैं, अगर वो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत में जो उन्हें ड्यूटी असाइन किया गया है, कर्तव्य अगर वो निर्वहन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में भी मुकदमा कायम किया जा सकता है धारा 4 के तहत में। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है इस एक्ट के लिए, और इसी कारण से सारे अधिकारी, सरकारी अधिकारी इस एक्ट के मामले में बहुत ही ज़्यादा सजग, जागरूक और चौकन्ने रहते हैं कि कहीं बूमरैंग होकर के उन पर न बात आ जाए। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, यह पहला एक्ट है जिसमें कि जैसे कि बहुत सारा जो IPC की धाराएं हैं उसमें, तो IPC में भी ये है, नियम है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है और उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है, माने दोष सिद्ध हो जाता है, तो उसके प्रॉपर्टी को या संपत्ति को राजसात कर लिया जाएगा। लेकिन ये पहला एक्ट है जिसमें कि जब विचारण शुरू हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब ट्रायल शुरू हुआ है तो उस पीरियड में भी अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो उस अपराधी का संपत्ति कुर्क कर सकता है, मतलब अटैच कर सकता है, और अगर वो अपराधी दोष सिद्ध हो गया तो क्या करेगा, उस कुर्की को कंटिन्यू कर देगा, मतलब राजसात कर देगा। तो मतलब कहने का आशय है कि विचारण के दौरान, हालांकि IPC के जो प्रावधान हैं उसमें विचारण के दौरान कुर्की करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान कब है, जब कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया है। लेकिन इस एक्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ में, अगर आपके खिलाफ में इस एक्ट के तहत में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है और आपका विचारण न्यायालय में चल रहा है, तो उस अवधि में भी आपकी प्रॉपर्टी को राजसात किया जा सकता है। फोरफीचर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 7 में दिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई अपराधी सातिर है, हैबिचुअल है, और जो अनुसूचित जाति या जनजाति के खिलाफ अत्याचार करता है, हैबिचुअल है, तो उसके खिलाफ में जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब अगर
जहाँ का वो निवासी है वहाँ से उसको एक्सटर्नमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्सटर्नमेंट किया जा सकता है, जिला बदर करते हैं। अब पुलिस वाले धड़ल्ले से इसका उपयोग करते हैं। जिला बदर मतलब जिस जिले का आप रहने वाले हैं उस जिले से 2-3 जिले अलग आपको वहाँ से जिला बदर कर दिया जाएगा। मतलब 3-4 जिले में आप नहीं रह सकते हैं, तो उसकी मियाद 1 साल हो सकती है, उसको बढ़ाई भी जा सकती है। हालांकि आईपीसी के धाराओं में भी जिला बदर का प्रावधान है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें धारा 16 के तहत में जिस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के तहत में सामूहिक जुर्माना का प्रावधान था, उसी तरह से इस एक्ट के धारा 16 में सामूहिक जुर्माना का भी प्रावधान है। और इसके अलावा इस एक्ट में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कलेक्टर चाहे तो उस इलाके का जहाँ पर कि अत्याचार की घटना हो रही है, उस इलाके के रहने वाले रहवासी मतलब उच्च वर्ग के लोगों के आर्म्स को माने हथियार को कैंसिल किया जा सकता है। माने उनको कलेक्टर उनके आर्म्स लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। और जो इलीगल आर्म है, जो अवैधानिक जो हथियार लोगों ने रखा हुआ है, उस पर भी सघन अभियान चलाए जा सकते हैं और उन्हें जब्त किए जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कलेक्टर चाहे तो उस इलाके में जहाँ पर कि अत्याचार की घटना बहुत बार हुई है, वहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आर्म्स लाइसेंस मुहैया करा सकती है ताकि वो अपना सुरक्षा खुद कर सकें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल का मतलब सीआरपीसी के धारा 438 में जो वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति को यह आभास होता है कि उसकी गिरफ्तारी कुछ समय बाद अवश्यंभावी है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है ताकि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन इस एक्ट में आप देखेंगे कि इस एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब आपने अगर अपराध किया है और इस एक्ट के तहत में आपके खिलाफ में अपराध पंजीयन हुआ है, तो आपको कोर्ट से किसी प्रकार का राहत नहीं मिलेगा, आपको अरेस्ट होना ही पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट में सरेंडर करें या आप पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दें, लेकिन आप गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। तो इस प्रकार के एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। ये बहुत बड़ा डिटेरेंट इफेक्ट है इस एक्ट का। इससे बहुत सारे जो बदमाश तत्व के लोग हैं वो इस प्रकार की घटना इस एक्ट के तहत में करने से अब हिचकने लगे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस एक्ट में प्रोबेशन का कोई नियम नहीं है और आपको पेरोल का भी कोई नियम नहीं है। जैसे आप देखते होंगे कि जो बहुत सारे जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें जो 10-10 साल या आजीवन कारावास करने वाले व्यक्तियों को पेरोल पर 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन के लिए छोड़ा जाता है ताकि मान लीजिए उनकी बेटी की शादी है तो उसमें सम्मिलित हो सकें या किसी के पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है तो उसमें वो शामिल हो सकें। लेकिन इस एक्ट में जो अपराधी बंद हुए हैं, जो जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा कि सीआरपीसी की धारा 360 में गुड बिहेवियर का प्रावधान है 360, और इसमें अगर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति, उसका अगर अच्छा रिकॉर्ड रहता है, बेहतर उसने अच्छे ढंग से जेल का सज़ा काटा है, वहाँ पर गुड बिहेवियर या अच्छा व्यवहार वहाँ के कर्मियों से किया है, तो उसके सबके असेसमेंट किए जाते हैं और सेक्शन 360 में
राज्य सरकार को ये पावर है कि उसका जो सज़ा जो मिला है उसको कम किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए किसी को 5 साल की सज़ा मिला है तो राज्य सरकार गुड बिहेवियर के आधार पर 1 साल 6 महीना कम कर सकती है, 2 महीने कम कर सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत में, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत में अपराध किया है तो उसे वो लाभ नहीं मिलेगा, गुड बिहेवियर का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो चीज़ें हैं वो क्या है कि इस एक्ट में कंपनसेशन का प्रावधान है। अगर कोई, इसके बारे में अभी तुरंत बताएंगे आपको। और ये इस एक्ट में जो जिले के अंदर में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसकी सर्वे कराई जाती है और ये देखा जाता है कि कहाँ पर अत्याचार की ज़्यादा से ज़्यादा घटना पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हुई है। तो उन एरिया को अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिफाइड एरियाज या चिन्हित क्षेत्र। अब इस चिन्हित क्षेत्र में ये जो चिन्हित क्षेत्र का जो प्रावधान है वो अत्याचार के रोकथाम करने के लिए और विशेष उपबंध करने के लिए किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि SC/ST एक्ट के धारा 23 में यह वर्णित है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन अत्याचार को रोकने के लिए नियम बनाएंगी। तो इसीलिए भारत सरकार ने फिर 1995 में रूल्स बनाए और उस रूल्स के तहत में आप देखेंगे कि अत्याचार क्षेत्र को चिन्हित किया गया है सर्वे के माध्यम से। और उसके बाद में अभी आप देखेंगे कि राष्ट्र स्तर पर, माने केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। जैसे जिला स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और बहुत सारे जो अपने विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग के या जल संसाधन विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे मेंबरान होते हैं। और ये हर 3 महीने में मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होती है और उसमें डिस्कस किया जाता है कि कहाँ पर अत्याचार की घटना बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसके निदान के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। जहाँ जहाँ अत्याचार की घटना हुई है वहाँ पर विक्टिम मतलब पीड़ित को क्या क्या सुविधा मुहैया कराई गई है, क्योंकि राज्य शासन ने विभिन्न प्रकार के पीड़ितों के लिए अलग अलग नियम माने कंपनसेशन की दर निर्धारित किया है। तो विक्टिम के परिवारजनों को वो कंपनसेशन मिला कि नहीं मिला, उसमें क्या क्या रुकावटें आ रही हैं, सारे चीज़ों को चिन्हित करने का या निर्णय लेने का काम कौन करती है? डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाय कलेक्टर। तो ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसी तरह से राज्य स्तर पर चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन होता है और वो मूल्यांकन करता है कि जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं या जो रिहैबिलिटेशन या रिलीफ या कंपनसेशन, ये जो कार्रवाई जो जिला स्तर पर जो की जा रही है क्या वो सम्यक है या नहीं है, इसके बारे में पूरा ब्यौरा तैयार करती है। तो इसमें अधिक से अधिक जो राज्य स्तर पर अधिक से अधिक 25 सदस्य इसमें मेंबर होते हैं और उसका मुखिया संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको विस्तृत रूप में बताया कि इस एक्ट के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये एक्ट किन किन बातों का उल्लेख करता है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इसमें रिलीफ माने राहत या पुनर्वास की क्या व्यवस्था है। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि यह पहला एक्ट है जिसमें कि राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे विभिन्न धाराएं हैं, इसमें करीब टोटल 22 धाराएं हैं और इन 22 जो पेनल
एक्ट जो लॉज हैं उसके लिए अलग अलग मॉनेटरी धन की क्षतिपूर्ति विक्टिम के परिवार सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है। जैसे कि एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य कि मान लीजिए मर्डर हो जाता है और वो मर्डर करता है उच्च वर्ग के लोग या जनरल कैटेगरी के लोग, तो अगर इस धारा के तहत मुकदमा कायम होगा तो उसमें क्योंकि जो कंपनसेशन का दर है वो बढ़ता रहता है समय के साथ में, तो करीब 5-7 साल पहले उसका दर था 2 लाख रुपया। अगर वो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है अगर वो कामकाजी रहा है, मतलब उसका उम्र 18 से लेकर के अगर 60 साल के बीच में रहा है, तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपए कंपनसेशन मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए वो 60 साल से ऊपर का रहा है, मतलब वो वर्किंग मैन नहीं है, तो उस स्थिति में उसका कंपनसेशन 1 लाख रहेगा। इसी तरह से आज से करीब 5-7 साल पहले अगर रेप का विक्टिम कोई महिला होती थी जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य अगर है, तो उसे 1 लाख रुपया कंपनसेशन का मतलब राज्य सरकार उसको 1 लाख रुपया कंपनसेशन देती थी, जिसमें कि 25% जो है ना मुकदमा कायम होने के बाद में, मतलब उसके मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में, 25% विचारण के दौरान मतलब ट्रायल के दौरान, और 50% दोष सिद्धि होने के बाद में। मतलब आरोपी का अगर दोष सिद्ध हो गया, अगर कन्विक्टेड हो गया, तो विक्टिम को मतलब उस महिला को 50% मतलब 50,000 रुपये पृथक से दिए जाएंगे। वो इसलिए किया गया कि बहुत सारी महिलाएं मुकदमा कायम करने के बाद में कोर्ट में बयान बदल देती थी, तो इसलिए सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि 25% अगर महिला के रिपोर्ट पर मुकदमा कायम होती है, उसका मेडिकल कराया जाता है तो 25% दिया जाएगा। उसके बाद में विचारण के दौरान 25% और विचारण समाप्त होने के बाद में दोष सिद्धि प्राप्त होने के बाद में 50%। तो विभिन्न धाराओं के लिए सरकार ने अलग अलग कंपनसेशन माने क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित किया है। किसी में 25,000 है, किसी में 50,000 है। जैसे कि धारा 3(1)(11) जो कि आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द गर्ल या वुमेन, मतलब लज्जा भंग करने या सील भंग करने का जो पीनल लॉ है, जो दंड की धारा है, वो क्या है 3(1)(11) SC/ST एक्ट। तो उसके तहत में 50,000 रुपये का प्रावधान है। तो कहने का आशा है कि अलग अलग धाराओं के लिए अलग अलग कंपनसेशन का प्रावधान इस एक्ट के तहत में किया गया है। दूसरा जो इसका जो फैक्टर है वह है रिलीफ। अब अगर मान लीजिए कि किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के सदस्य की हत्या उच्च वर्ग के द्वारा कर दी गई है और वो हत्या का प्रकरण इस एक्ट के तहत में दर्ज हुआ है, मतलब 325 SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत में प्रकरण दर्ज हुआ है, तो उस स्थिति में सरकार तत्काल रिलीफ वर्क करेगा। रिलीफ मतलब जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो स्थल निरीक्षण स्वतः या अपने अधीनस्थों को स्थल निरीक्षण करवाएगा जहां पर यह घटना घटित हुई है, और अमूमन स्थल निरीक्षण SDM के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा की जाती है और पुलिस अधिकारियों के द्वारा भी की जाती है। स्थल निरीक्षण से यह पता लगाया जाता है कि जो विक्टिम है माने पीड़ित है उसके परिवार को क्या क्या आवश्यकताएं, तत्कालिक आवश्यकताएं क्या हैं। मान लीजिए यह भी हो सकता है कि उसका घर भी जला दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में तत्काल टेंट की व्यवस्था करना ताकि वो ठीक ढंग से रह सके। हो सकता है कि उसका अन्न पानी सारा जल के खत्म हो गया हो, अब वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गया हो। जो परिवार का जो एक अर्निंग मेंबर था वो उसका मर्डर हो चुका है, तो अब जीविकोपार्जन के लिए परिवार के पास में कुछ भी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, जिला प्रशासन तत्काल उसको अन्न, चावल, दाल और बहुत सारे अन्न उसको उपलब्ध कराती है। अगर घर जला दिया गया तो रहने के लिए टेंट की तत्कालिक व्यवस्था की जाती है। कुछ पैसे भी तत्काल उसे ग्रांट किए जाते हैं। अगर उसको दाह संस्कार के लिए, जिसका मर्डर हुआ है, उसके लिए तत्काल पैसे भी रिलीज किए जाते हैं, 5-10 हज़ार रुपया, ताकि उसका अच्छे ढंग से संस्कार हो सके। तो ये तो हुआ रिलीफ। लेकिन सरकार रिलीफ के अलावा रिहैबिलिटेशन का भी काम करती है। और वो पुनर्वास का कार्यक्रम क्या है, जैसे मैंने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, घर बना करके संबंधित पीड़ित के परिवार के सदस्य को देना उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की व्यवस्था करना, माने पीड़ित के परिवार, उसकी पत्नी को या उनके बच्चों को, अगर वो वयस्क हैं तो उनके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करना। और इसके अलावा अगर वहाँ पर अत्याचार की घटना पहले भी हुई है या पीड़ित परिवार को अगर ये लगता है, डर लग रहा है कि हो सकता है कि दोबारा से जो आरोपी लोग हैं वो दोबारा से उन पर हमला कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार पुलिस पोस्ट की भी व्यवस्था करेगी ताकि उनका सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण इंतजाम किया जा सके और दोबारा इस प्रकार की घटना नहीं घटित हो सके। और इसके अलावा जो उसे, जैसे मैंने अभी बताया कि सरकार उस पीड़ित पक्ष को आर्म्स लाइसेंस भी दे सकती है। इलाके में जन जागरण अभियान चलाया जा सकता है और चलाती रहती है। जो आइडेंटिफाइड एरियाज हैं जहां पर कि बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की घटनाएं हैं, वहां पर जन जागरण अभियान या अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं और जिसके तहत में यह बताया जाता है आम जनता को कि आप ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को किसी प्रकार का तकलीफ का सामना करना पड़े। इसके अलावा जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसके लिए इस एक्ट को क्रियान्वयन करने के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। और कौन कौन से उपबंध हैं, तो पहला एक्ट में प्रावधान है स्पेशल कोर्ट का, विशेष न्यायालय का। और ये जो विशेष न्यायालय होता है वो उसमें जो न्यायाधीश होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होता है। प्रत्येक जिले में राज्य शासन ने एक स्पेशल न्यायालय का गठन किया है जहां पर इस एक्ट के संबंधित जो अपराध जो जिले में घटित होते हैं उसका विचारण स्पेशल कोर्ट में ही होता है। दूसरा कोर्ट विचारण या सामान्य कोर्ट विचारण नहीं कर सकता है, एवं डिस्ट्रिक्ट जज नहीं विचारण कर सकता है। इसलिए राज्य सरकार को जिला स्तर पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के जज क्योंकि हर एक जिला कोर्ट में 2, 4 या 10, 15 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी होते हैं, जजेज होते हैं, तो उसमें से किसी एक जज को अपराध के मान से एक जज को या 2 जज को स्पेशल जज नियुक्त किया जाता है और उसकी पैरवी के लिए राज्य सरकार स्पेशल प्रोसिक्यूटर, स्पेशल या अभिभाषक, विशेष अभिभाषक नियुक्त करती है जो उसी कोर्ट में पैरवी करते हैं और अत्याचार से संबंधित मामले की पैरवी शासन की तरफ से करते हैं। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो है नियुक्ति राज्य शासन करती है ताकि इन केसों का डिस्पोजल जल्दी हो सके, तेजी से हो सके और विक्टिम को या पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिल सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें जो प्रावधान यह है कि डीएसपी मतलब डीवाईएसपी मतलब पुलिस उपाधीक्षक, उससे निम्न स्तर के अधिकारी इस एक्ट के तहत में प्रकरण की विवेचना नहीं कर सकते। मतलब गैजेटेड ऑफिसर से नीचे इस एक्ट में विवेचना करने का पावर इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर को या एएसआई को नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि इस अपराध के घटित होने के बाद में 30 दिन के अंदर में इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण को पूरा करना होगा और उसके बाद में चार्जशीट कोर्ट में, संबंधित एडीजे कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। ये सारे मैंडेटरी प्रावधान हैं। तो अब दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं बारी बारी से कि जो महत्वपूर्ण जो इस एक्ट के जो भाग हैं, जो अंश हैं, उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। यहाँ से शुरू होते हैं। जो दंडात्मक जो धारा है वो है 3(1)(1) से, और इसमें क्या है दोस्तों कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को अगर अखाद्य पदार्थ या घृणात्मक या घृणास्पद पदार्थ पीने के लिए खाने या पीने के लिए मजबूर करना, माने कौन करेगा? दो पर्सन हु आर नाइदर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट नॉर शेड्यूल ट्राइब, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के द्वारा इस प्रकार की घटना घटित की जाती है तो मुकदमा कायम किस में होगा? 3(1)(1) के तहत में। जैसा कि गांव देहातों में आप जानते हैं कि उच्च वर्गों के द्वारा SC या ST वर्गों को किसी पेशबंदी में क्या किया जाता है? कभी पेशाब पिला दिया गया, मल खिलाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार पेपर में, अखबार में, अब तो कम आते हैं लेकिन पहले बहुत आते थे। तो उनको जबरदस्ती अखाद्य माने ऐसा चीज जो कि खाया नहीं जा सकता है, ऐसा चीज जो कि घृणाजनक है, जूठन खिला देना जो कि जानवर भी नहीं खा सकते, तो गंदे नाले का पानी पिलाना, ये सारे जो बहुत सारे जो तरीके थे वो उच्च वर्गों के द्वारा इन SC या ST वर्गों के खिलाफ हमेशा आजमाए जाते रहे ताकि उनको जलील किया जा सके। तो अगर इस प्रकार का कोई घटना होगा तो धारा 3(1)(1) के तहत में मुकदमा कायम होगा। इसके अलावा और दूसरा देखते हैं 3(1)(2। अब अक्सर जो ये देखा गया है, ये जो एक्ट बना है, ये ध्यान रखिए कि पूरा इंपेरिकल स्टडी करके एक्ट बनाया गया है, मतलब तथ्यों पर आधारित है, पूरा रिसर्च करने के बाद में बनाया गया कि किस किस प्रकार के जुल्म, किस प्रकार के अत्याचार उच्च वर्गों के द्वारा या जनरल कैटेगरीज के द्वारा SC या ST वर्गों के खिलाफ में सदियों से, सैकड़ों वर्षों से किए जाते रहे हैं। तो उनका पूरा इंपेरिकल स्टडी करने के बाद में इन अपराधों को, इन मतलब कार्यों को अपराध की श्रेणी बनाया गया, माना और दे आर कॉल्ड एट्रोसिटीज। तो 3(1)(2) में क्या है? अगर मान लीजिए कि आपने उच्च वर्ग के लोगों ने SC ST वर्गों के घर के सामने में कूड़ा कटकर डाल दिया, या उसके मलमूत्र फेंक दिया, या उसको अपमानित करने के आशय से कचरा जितना है वो उसके घर के सामने में पटक दिया, तो ये 3(1)(2) के तहत में, यानी SC ST एक्ट निवारण अधिनियम 1989 के तहत में ये अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसी के खिलाफ, इसी के तहत तीसरा क्या है? 3(1)(3। आपने देखा होगा अक्सर कि उच्च वर्ग के लोग अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को नंगा घुमाते हैं, गांव में नंगा घुमाते हैं, बाल काट दिया बीच से और उसके बाद में चूना लगा दिया और गांव में घुमाया। और दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, अपमानित करना। तो अगर ये नंगा घुमाने का या कपड़ा उतारने का या उसके साथ में अपमान, शरीर में काला पोत दिया, चूना लगा दिया, ये सब तिक्रमें बहुत दिन से हमारे भारतीय समाज में अपनाई जाती रही हैं। तो आज की तारीख में यह अगर कोई कृत्य होता है SC ST वर्ग के खिलाफ तो धारा 3(1)(3) के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद में
धारा 314, मैं शॉर्ट में कहते जाता हूं, आप लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो 314 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि SC या ST वर्ग को सरकार के या सक्षम सरकार द्वारा या सक्षम अधिकारी के द्वारा, द पर्सन द ऑफिसर्स हु आर डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट, अगर उनको पट्टा दिया गया है, जमीन दिया गया है, और वो पट्टा क्या होता है? मालिकाना हक। तो अगर मान लीजिए पट्टा दिया गया है, तो उस स्थिति में अगर उस जमीन से कोई उच्च वर्ग का आदमी उसे बेदखल करता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? धारा 314 का मुकदमा कायम होगा। इसके बाद 315, आप देखते होंगे गांव में, देहातों में सार्वजनिक तालाब होता है, तो सार्वजनिक रास्ता होता है या सार्वजनिक भूमि होता है। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति किसी सदस्य को सार्वजनिक भूमि या तालाब या सार्वजनिक रास्ता, अगर उसके उपभोग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, तो धारा 315 के तहत में प्रकरण दर्ज होगा। इसके अलावा 316 में क्या है कि आपने देखा होगा कि गांव में, देहातों में अक्सर निम्न वर्ग के, खास करके अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को क्या किया जाता है? बेगार करवाई जाती है। बेगार क्या होता है दोस्तों? कि जिसमें कि काम करा लिया गया और उसके बाद में उसको पैसे या मजदूरी नहीं दिया गया। ये हमारे हिंदुस्तान में और जमींदारी सिस्टम के दौरान ये एक बहुत बड़ा अभिशाप था। तो इस अभिशाप, ये जो इसमें गरीबों का बहुत ज़बरदस्त शोषण होता था। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने धारा 316 का प्रावधान किया है, और इसके तहत में यह उपबंध है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को बेगार कराया जाएगा या बलात् श्रम कराया जाएगा, दोनों वर्ड का उपयोग हुआ है, बलात् बेगार या बलात् श्रम, मतलब फोर्स्ड लेबर कराई जाएगी, जबरदस्ती, जो कि हमारे हिंदुस्तानी खास करके गांव देहातों में ये काफ़ी प्रचलित रहा है, और खास करके जमींदारों या लैंडलॉर्डों के द्वारा। तो उस पर ये जो धारा है वो रोक लगाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा धारा 317, इसमें क्या है कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को उच्च वर्ग के द्वारा, उच्च वर्ग जब हम कहते हैं तो इसमें सारे लोग शामिल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसमें ओबीसी भी शामिल है, उसमें ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है। सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत है, दोज पर्सन्स हु हैव नॉट बीन अंडर द कैटेगरी ऑफ SC और ST, ये ध्यान रखने वाला, वो हो सकता है वो ज्यूज हो, यहूदी हो, वो मुसलमान हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा। तो जब हम उच्च वर्ग को कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं, तो हम इतना लोगों का नाम लेने के लिए मैंने शॉर्ट में मैं कह रहा हूं जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के जो दोज पर्सन्स हु आर नॉट आइदर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आर कॉल्ड जनरल कैटेगरीज, पीपुल ऑफ बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरीज अंडर दिस एक्ट। यह ध्यान रखिए। तो धारा 317 में क्या है कि अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता, अगर मतदान के अधिकार से किसी इन अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य या सदस्यों के समूह को वंचित किया जाता है, तो धारा 317 के तहत में प्रकरण पुलिस थाने में दर्ज किए जाएंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि चुनाव के समय में क्या होता है। अभी हमारे यूपी में देखें या MP के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया क्षेत्र में ये बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर चलता था, जहाँ पर कि अनुसूचित जाति खास करके अनुसूचित जाति के सदस्य को चुनाव के एक दिन पहले
उनके मोहल्ले में बम फोड़ दिया जाता था ताकि ये लोग गांव से छोड़कर भाग जाएं और चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकें, या जहां से मतदान केंद्र वो पहुंचेंगे वहां पर वो अवरोधक डाल देते थे जनरल कैटेगरी के लोग, ताकि ये चुनाव केंद्र पर नहीं पहुंचें। और इन सब चीज़ों को मैंने स्वतः अपने आँखों से देखा है, तो पुलिस अधिकारी रहते हुए। तो इस एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति SC या ST के सदस्यों को चुनाव में मतदान करने से रोकता है तो उसके खिलाफ में धारा 317 के तहत में मुकदमा कायम होगा। और धारा 318 में क्या है, इसमें यह है दोस्तों कि अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य पर किसी मिथ्यावाद, अब आप लोग चूंकि लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि मिथ्यावाद क्या होता है। माने झूठे, इसका मतलब होता है झूठे प्रकरण। आप देखेंगे थाने में पेशबंदी के तहत में झूठे प्रकरण कायम कराए जाते हैं और अपने पहुंच पैरवी के बल पर जो ताकतवर, जो डोमिनेंट क्लास के कास्ट के जो लोग हैं वो अपने पहुंच के बल पर, अपने संबंधों के बल पर गरीबों के खिलाफ, खास करके SC या ST के खिलाफ में झूठे प्रकरण दर्ज कराते हैं या कोर्ट में वाद प्रस्तुत करते हैं या कंप्लेंट केस दर्ज करते हैं। प्रकरण दो जगह दर्ज हो सकते हैं दोस्तों, एक थाना में हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है। तो ये लोग अपने पहुंच पैरवी और धन का दुरुपयोग करते हुए गरीबों को सताने के लिए, खास करके SC ST मेंबरों को परेशान प्रताड़ित करने के लिए, ताकि वो सरेंडर कर जाए, झूठे मुकदमा डालते हैं। तो इस एक्ट में ये प्रावधान है धारा 318 के तहत में कि अगर ऐसा उच्च वर्ग के या जनरल कैटेगरी के कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 318 का प्रकरण एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा धारा 319 में क्या है, धारा 319 में अगर कोई व्यक्ति, मतलब जनरल कैटेगरी का व्यक्ति लोक सेवक को, माने गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर कोई मिथ्या जानकारी देगा, कोई तुच्छ जानकारी देगा और जिस आधार पर से इन वर्गों, मतलब खास करके SC या ST को उसको परेशान करने का आशय होगा या वो परेशान हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 319 के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसके अलावा 3.1.10 में क्या है, 3.1.10 अब ये दोस्तों ये जो धारा है ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा है और इसका उपयोग धड़ल्ले से अपने हिंदुस्तान के विभिन्न थानों में किया जाता है, तो इस पर से ध्यान दें। इसमें जनता को दृष्टिगोचर होने वाले स्थान, जनता को दृष्टिगोचर माने इसको अंग्रेजी में लिखेंगे पब्लिक व्यू, अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को या सदस्यों के समूह को जनरल कैटेगरी के सदस्यों द्वारा या सदस्य द्वारा अपमान करने के आशय से अपमानित करना और अभित्रास करना, अगर ये किया जाता है तो ये भी दंड में आएगा और इसमें प्रकरण कायम होंगे धारा 3.1.10 के तहत में। तो इसमें दोस्तों इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है, माने इसके जो मुख्य अवयव हैं क्या हैं कि ये घटना कहाँ होना चाहिए, पब्लिक व्यू में होना चाहिए। या अगर प्राइवेट व्यू में हुआ, अगर मान लीजिए बंद कमरे में हुआ, तो फिर इस एक्ट के तहत में, इस धारा के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किया जा सकेगा। तो पहला तो इसका ये शर्त है कि पब्लिक व्यू में होना चाहिए, माने रोड पर होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए, प्राइवेट मकान में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या है, अपमान करना, ह्यूमिलिएशन करने का उद्देश्य होना चाहिए और अपमान करने के आशय से अपमानित करना और या अभित्रास करना। अभित्रास मतलब करना क्या मतलब होता है, अभित्रास मतलब टेरराइज करना, डराना, धमकाना
मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए एक मजदूर है जो शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर है और वो उच्च वर्ग, मान लीजिए किसी ब्राह्मण के यहाँ काम करता है, हल जोतता है। जो मजदूर है वो ये कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं आज काम करने के लिए नहीं आऊंगा आपके खेत पर, मैं हल नहीं जोतूंगा। और इससे कुपित होकर के जो उसका मालिक जो ब्राह्मण है वो उसके पास जाता है, सरेआम गाली गलौज करता है, बोलता है मैं तुमको देख लूंगा, मैं गांव से बाहर निकाल दूंगा, तुमको मैं 10 लाठी मारूंगा, तुम आना इधर काम करने के लिए, तुमको मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर ये सब बातें करता है तो अगर वो पब्लिक व्यू में है तो क्या आएगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है जनरल कैटेगरी में है और जो मजदूर है जिसको वो डरा धमका रहा है वो शेड्यूल्ड कास्ट है। तो प्रकरण दर्ज किस में होगा? 3(1)(10) में। इसके बाद में 3(1)(11) में, 3(1)(11) में क्या है दोस्तों? जिस तरह से धारा 354 में आईपीसी में प्रावधान है ऑटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमन या गर्ल, उसी तरह से उसी का थोड़ा विस्तृत रूप है धारा 3(1)(11). तो इसमें कहा गया कि अगर किसी महिला के अनादर करने या उसका लज्जा भंग करने के आशय से मैंने अपमान करने के आशय से लज्जा भंग किया जाता है तो इस धारा के तहत, मान लीजिए किसी महिला का ब्लाउज फाड़ दिया जाता है किसी उच्च वर्ग के सदस्य द्वारा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अगर वो महिला सामान्य कैटेगरी की महिला है और उसका जो आरोपी है जो इस प्रकार का दुष्कृत किया है वो भी सामान्य वर्ग का है, तब तो ये धारा नहीं लगेगी, तब लगेगी धारा 354 आईपीसी। लेकिन अगर महिला SC या ST है और जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है जिसने ये कृत्य किया है, वो SC या ST दोनों में से ना होकर के किसी दूसरे जाति का है, तो उस स्थिति में धारा 3(1)(11) के तहत में मुकदमा कायम किया जाएगा महिला की रिपोर्ट पर। यह ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट धारा 3(1)(12). अब इसमें क्या है? जिस तरह से आप देखते हैं कि बलात्कार का जो धारा है वो आईपीसी में धारा 375 में उसकी व्याख्या दी गई है और 376 वो पेनल एक्ट है, मतलब उसमें दंड का विधान किया गया है। इसी तरह से अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के महिला के साथ में अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा यौन शोषण में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इसमें रेप का कहीं वर्ड का इस्तेमाल नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अगर यौन शोषण किया जाता है और वो व्यक्ति ऐसा है जो उसके इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता रखता है। अब यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है, मान लीजिए तो इसमें धारा 3(1)(12) लगेगा। अब इच्छा को अधिशासित, अब जैसे कि आप धारा 375 देखेंगे तो उसमें आईपीसी का उसमें क्या लिखा हुआ है? अगेंस्ट हर विल, माने उसके इच्छा के विरुद्ध, अगेंस्ट हर कंसेंट, अगर उसके सहमति के बिना, अगर वो 16 साल से कम की है, मतलब तो अगर उस सहमति भी है तो पर भी वो रेप की परिभाषा में आएगा। अगर वो समझती है कि हस्बैंड है मेरा और दरअसल में वो हस्बैंड नहीं है और तब उसके साथ में अगर किया गया है, यौन शोषण किया गया, तो उसको आप रेप में या बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि कोई महिला जो अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य है, अगर उसका यौन शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता रहा है जो SC ST कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब दूसरे वर्ग का आता है, और जो उसके इच्छा को अधिशासित करने की क्षमता रखता है,
अब इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। मान लीजिए कि किसी राजपूत लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने वाली बाई, मतलब चौका बर्तन करने वाली बाई काम करती है, और जो लैंडलॉर्ड है उसकी जो पत्नी है वो मायके चली गई है, और इसी तरह से लैंडलॉर्ड ने उसको लालच दिया या सोने का कंगन दिया और उसके साथ में सेक्सुअल इंटीमेसी में आ गया। तो ऐसी स्थिति में जो उसका जो यौन शोषण किया उसने, वो धारा 3(1)(12) के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसके लैंडलॉर्ड के पेरोल पर है वो, और दूसरा उसने लालच दिया, और सोने के कंगन या और कोई भी किसी प्रकार का लालच हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इच्छा को अधिशासित कौन कर रहा है? लैंडलॉर्ड कर रहा है। तो अगर उसने, महिला ने अगर अपनी सहमति भी दिया तो उस सहमति का कोई माने नहीं होता है। बाद में अगर उस महिला ने थाने में जाकर के, मान लीजिए वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने कहा लैंडलॉर्ड से कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि जो मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ वो तो लोग पूछेंगे कि इसका पिता कौन है, तो मैं क्या बताऊँगा, और वो लैंडलॉर्ड जो है साफ मुकर जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? और मान लीजिए महिला थाने में रिपोर्ट करने चली जाती है 5 महीना का गर्भ धारण करने के बाद, और लैंडलॉर्ड के द्वारा ठुकराए जाने के बाद, तो थाना प्रभारी को मुकदमा किस में कायम करना होगा? 3(1)(12) SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत में। अब इसके अलावा चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। अब इसके बाद 3(1)(13) में क्या है कि जो सार्वजनिक जो जल स्रोत हैं या जो जलाशय हैं या जो पानी का उद्गम स्थल है, तो अगर मान लीजिए उसका उपयोग अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा किया जाता रहा है और उसको जानबूझकर को उसको उच्च वर्ग के लोग या जनरल कैटेगरी के द्वारा दूषित कर दिया गया हो ताकि वो पीने लायक नहीं रहे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? धारा 3(1)(13) के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि गांव में, देहातों में, शहरों में एक सार्वजनिक स्थान होता है, एक सार्वजनिक स्थल रास्ता होता है जिसका उपयोग SC/ST वर्ग के लोग भी करते हैं और दूसरे जाति के लोग भी करते हैं। अगर जनरल कैटेगरीज के लोगों के द्वारा ऐसा कोई कुकृत्य किया जाए जिसमें कि SC या ST के सदस्यों को उस जो कस्टमरी राइट है, जो उस रास्ते का उपयोग करने का जो वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं, अगर वहां उसे मनाही कर दी जाती है, रोक दी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों? यह अपराध की कोटि में आएगा। और यह प्रकरण दर्ज किस में होगा? धारा 3(1)(14) के तहत में। इसके अलावा धारा 3(1)(15) में क्या लिखा हुआ? धारा 3(1)(15) में यह व्याख्या की गई कि अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य को जनरल कैटेगरी के सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा गांव से भाग जाने, वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया हो, और आपने देखा होगा ये उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी बहुत सारे जगह इस प्रकार के हजारों घटनाएं हुई हैं। और जैसा कि मैंने एक बार एक पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि भिंड जिला में किस प्रकार से जो गांव के जो हरिजन थे वो उस गांव से हटने के लिए मजबूर हुए और गांव के पेरिफेरी में जाकर के करीब जो मुख्य जो गांव था उससे 2 किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। ये तो हुआ बहुत छोटी घटना, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि गांव वालों ने, जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, वो हरिजन आदिवासियों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं पेशबंदी में। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना निवास स्थान छोड़ना पड़ता है, उनको अपना गांव छोड़ना होता है, बहुत कष्ट से गुजरना होता है।
अगर ऐसे घटना हुई है तो क्या होगा? धारा 3(1)(15) के तहत में मुकदमा कायम होगा। तो इस तरह से इस कैटेगरी में 15 धाराएं हैं जो इंपायरिकल स्टडीज करके बनाए गए हैं और पूरा रिसर्च करके इसको अपराध की श्रेणी में लाया गया है कि किस किस प्रकार से कैटेगरीज के लोगों के द्वारा एससी और एसटी के मेंबरों के खिलाफ में विभिन्न प्रकार के अत्याचार सैकड़ों वर्षों से किए जाते रहे हैं। तो इसके रोकथाम के लिए ये सारे जो हमने 1 से लेकर 15 जो धाराएं 3(1) से लेकर के 3(1)(15) तक जो बताया, उसका लबो-लुबाब यही है। तो इसको सारे अत्याचारों को एक जगह उसको अपराध की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया और उसमें जो दंड है वो मिनिमम 6 महीना है, उन्हें सारे 3(1) से लेकर 15 तक, और मैक्सिमम 5 वर्ष तक सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो अब इसके बाद में हम चलते हैं 3(2)(1). इसके अलावा कुछ और अपराध हैं जिसको कि अत्याचार की श्रेणी में रखा गया है। तो वो कौन कौन से हैं? 3(2)(1). अब इसमें क्या है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों के द्वारा एससी या एसटी के खिलाफ में मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? तो इसमें दंड का प्रावधान है 3(2)(1) में कि उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा, आजीवन कारावास तक। अगर मान लीजिए मिथ्या साक्ष्य के कारण अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को मान लीजिए फांसी हो गई है, फांसी की सजा हो गई और ये बाद में पता चला, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने या व्यक्तियों के समूह ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा और जिसके कारण से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को फांसी की सजा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उनको भी फांसी की सजा का प्रावधान धारा 3(2)(1) के तहत में होगा। अब 3(2)(2) में क्या है? ये सारे जो उपबंध किए गए हैं वो उसका जो मूल मकसद है, जो मूल जो भावना है वो है अत्याचार को हतोत्साहित करना, और इसलिए इसमें कड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। और संसद सदस्यों ने देखा कि जब तक कड़े नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक अत्याचार रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो अत्याचार है, जो अभी घटना हम बता रहे थे, वो सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है और ख़ास करके जो अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते रहे और नारकीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होते रहे। तो अगर मान लीजिए मिथ्या साक्ष्य उच्च वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और उसमें 7 वर्ष के सजा का प्रावधान है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी कम से कम 7 साल सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 3(2)(3) समय समाप्त हो रहा है, जल्दी करता हूं मैं। अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को कि उसको घर जला दिए जाते हैं, जिसको कि मिसचीफ कहते हैं, रिष्टी कहते हैं हिंदी में, तो ऐसी स्थिति में या उसके संपत्ति को नुकसान कर दिया जाता है तो धारा 3(2)(3) के तहत में प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। और 3(2)(4) में कि जैसे कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को पूजा घर, जैसे उनका अपना मंदिर है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए भी धारा 3(2)(4) में प्रावधान किया गया और जिसमें कि आजीवन कारावास का प्रावधान है। 3(2)(5) में ऐसे अपराध की व्याख्या किया गया है जिसमें कि आईपीसी में 10 साल या उससे अधिक का अपराध का प्रावधान है। तो आप देखेंगे कि
जैसे कि किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य का मर्डर कर दिया जाता है उच्च वर्गों के द्वारा, तो उसमें पुलिस वाले क्या करते हैं, धारा 302 आईपीसी तो लगाते ही हैं, साथ साथ धारा 325 SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 भी लगाते हैं, और ये मेन धारा होती है। इसमें ये प्रावधान है कि अगर 10 वर्ष या उससे अधिक सजा के प्रावधान वाले अपराध अगर किसी SC ST वर्ग के खिलाफ उच्च वर्गों के द्वारा किया जाता है तो उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है और जुर्माना से भी दंडनीय है। इसके अलावा धारा 326 में ये जो अपराध है उसमें जैसे कि आईपीसी में धारा 201 का प्रावधान है स्क्रीनिंग ऑफ ऑफेंसेस, माना अपराध को छिपाना या साक्ष्यों को गायब करना। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कुकृत्य करता है या अपराध करता है जिसमें कि साक्ष्य को गायब कर देता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 326 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। और 327 में दोस्तों क्या है कि लोक सेवक होते हुए अगर किसी अपराध को वो पंजीबद्ध नहीं करता है, लोक सेवक होते हुए अगर इस धारा के अधीन कोई वो अपराध करता है तो उसमें कम से कम 1 वर्ष के सजा का प्रावधान है, और अधिकतम जो वो अपराध जो किया है और जिसमें जो सजा का प्रावधान है वहां तक हो सकते। मान लीजिए कोई सजा में मान लीजिए 5 साल का प्रावधान है तो उसे 5 साल की भी सजा हो सकती है। मतलब लोक सेवक होते हुए अगर इस अपराध के तहत में माने इस एक्ट के तहत में वह कोई अपराध करता है, माने SC ST एट्रोसिटीज का कोई अपराध करता है, तो उसको मिनिमम 1 साल और अधिकतम जो उस अपराध में जो सजा का वर्णन है उस हिसाब से वहाँ तक उसको सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रावधान वो क्यों है, देखा गया है कि अक्सर बहुत सारे जो अधिकारी होते हैं वो अपने पावर का प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए कमज़ोर वर्गों और ख़ास करके SC ST के मेंबरों के खिलाफ वो खुद अत्याचार करते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई है और इसीलिए इस एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है धारा 323 धारा 4 और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं धारा 4 क्या है कि अगर कोई लोक सेवक जैसे मान लीजिए पुलिस अधिकारी कोई हरिजन आदिवासी थाने पर गया और उसने कहा कि ए नाम का जो व्यक्ति है जो राजपूत जाति का है उसने उसको उसके सर को फोड़ दिया है या उसने उसे 20 लाठी मारा है गांव के चौराहे पर, और मान लीजिए वो थाना प्रभारी मुकदमा कायम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धारा 4 SC ST के तहत में मुकदमा कायम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई व्यक्ति SC ST एक्ट के तहत में पहले ही से दंडित हो चुका है और वह पुनः एट्रोसिटी एक्ट के तहत में अपराध कारित करता है तो उसके लिए बढ़े हुए सजा का प्रावधान धारा 5 के तहत में किए गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको संपत्तियों के फॉरफीचर और अटैचमेंट इसके बारे में हमने बता ही दिया है, जो धारा 7 में इसका प्रावधान किया गया है। और इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स है इस धारा के संबंध में वो मैंने आपको वर्णन कर दिया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 22 प्रकार के एट्रोसिटीज़ को
चिन्हित किया गया इस एक्ट के माध्यम से, और 22 में से किसी प्रकार के अत्याचार होने पर मुकदमा संबंधित थाने में दर्ज किया जा सकता है। सभी संज्ञेय अपराध हैं। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि अपराध दो प्रकार के होते हैं सीआरपीसी में, एक संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिसमें कि थाना प्रभारी सीधे मुकदमा कायम कर सकता है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में थाना प्रभारी को या किसी पुलिस अधिकारी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो उसमें फिर थाना प्रभारी मुकदमा असंज्ञेय अपराध में भी कर सकता है, और जिस तरह से संज्ञेय अपराध में विवेचना करने के बाद चार्जशीट दायर किया जाता है, उसी तरह से असंज्ञेय अपराध में भी अगर संबंधित मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल गया तो उसके बाद में उसकी भी प्रक्रिया, चार्जशीट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वही रहेगी जो संज्ञेय अपराध की रहती है। तो दोस्तों, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं इसका मूल्यांकन के बारे में 2 मिनट का समय लूँगा। अब सवाल उठता है कि इस एक्ट को पास होने के बाद में या लागू होने के बाद में इसका मूल्यांकन क्या है। अभी आपने देखा होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था और उसका नाम था सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि यदि SC/ST एक्ट के तहत में कोई प्रकरण थाने में आता है तो सबसे पहले थाना प्रभारी उसका जांच करेगा या संबंधित पुलिस अधिकारी जांच करेगा। जांच करने के बाद मैंने इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद में अगर सही तथ्य पता चलता है तो फिर उसके बाद मुकदमा कायम होगा। तो इसके लेकर के भारी बवाल हुआ, और आपने देखा होगा कि जनता ने उसी समय में, यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव था और जनता ने ज़बरदस्त रोष था, और ख़ास करके निचले तबकों में। तो इसीलिए फिर संसद ने उसको रेक्टिफाई किया, और जो पहले जो कानून में जो लिखा हुआ है, जो पहले जो लागू था, उसी के हिसाब से अभी वर्तमान में कानून लागू है। कहने कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट के द्वारा इनफ्रक्चुअस कर दिया गया, माने निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि इसका इवैल्यूएशन क्या है, मतलब मूल्यांकन क्या है इस जजमेंट का। तो दोस्तों, मेरा इसमें 3-4 पॉइंट कहना है। नंबर 1, इसमें एम्पावरमेंट ऑफ SC and ST, माने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले पश्चिमी यूपी के इलाके में जाट लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को मतदान से वंचित कर दिया जाता था, उन्हें वोट डालने रोक दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद में, खास करके एंटीसिपेटरी बिल का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण क्या हुआ, SC जो शेड्यूल्ड कास्ट या अनुसूचित वर्ग के लोग मतदान का उपयोग करने लगे। और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव यह हुआ कि मायावती, सुश्री मायावती यूपी जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री हुई। ये इसका सबसे बड़ा, इस एक्ट का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। देश के बाकी हिस्सों में, खास यूपी बिहार में, जहाँ पर कि अभी भी सामंतवादी व्यवस्था यूपी और बिहार में अभी भी लागू है गांव देहात क्षेत्रों में, तो वहाँ पर यूपी और बिहार में जो कमज़ोर तबके के जो लोग थे, खास करके अनुसूचित जाति के लोग, वो अपने वोट का, जैसे मैंने धारा 317 का अभी व्याख्या किया, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ SC एंड ST इस एक्ट की सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा जो इसका जो दुर्गुण है वो क्या है, दुर्गुण यह है कि बहुत सारे लोग इस एक्ट का दुरुपयोग किया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें जांच का आदेश दिया था कि पहले जांच हो, उसके बाद में प्रकरण दर्ज हो। लोग पेशबंदी के चलते अपने नौकरों से, अपने जो खास जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो उनके मातहत में रहते थे, उनके माध्यम से अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ में इस एक्ट के तहत में मुकदमा कायम करा देते थे।
और अभी भी करा रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है, इसमें जमानत जल्दी मिलती भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं मिलती है, हाई कोर्ट जाना होता है। तो ऐसी परिस्थिति के कारण से, पेशबंदी होने के कारण से, झूठे मुकदमे कायम किए जाने के कारण से इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे जो उच्च वर्गों में जो उनके जो प्रतिबंधी थे, उच्च वर्ग के ही लोग, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, पहले भी किए जाते रहे। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर यह है कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी इस एक्ट के तहत में इस एक्ट को मिनिमाइज करते हैं, माने कमतर करते हैं। जैसे मैं एसपीएजे के इंदौर 2005 में था, तो मैंने क्या पाया कि बहुत सारे प्रकरणों में जहां पर कि इस एक्ट के तहत में मुकदमा कायम होना चाहिए, वहां पर थाना प्रभारी, माने हरिजन थाने का, माने आपको मालूम होना चाहिए कि हर जिले में सरकार ने, राज्य सरकार ने SC/ST एक्ट के लिए अलग से थाना भी खोले हैं, जो मैं कहना भूल गया था। और इसके ऊपर में एक जोनल SP फॉर AJK, जिसको AJK बोलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, तो SP AJK का अभी की भी स्थापना किया है। अपने प्रदेश में 10 ऐसे जोन हैं जहां पर कि SP AJK काम करते हैं, जिसके अंदर में 6-7 जिले रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जिले में एक एक थाना AJK का होता है, ताकि SC/ST से संबंधित जो भी प्रकरण हो वहीं दर्ज होते हैं। अगर दूसरे थाने में भी दर्ज होते हैं तो फिर ट्रांसफर होकर के उस थाना में चला जाता है। तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे जो प्रकरण SC/ST एक्ट के तहत में दर्ज होना चाहिए था, वो दर्ज ना होकर के थाना प्रभारी क्या करते हैं, सिंपल IPC में मुकदमा कायम करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जो SC/ST एक्ट जो प्रभावी ढंग से जो काम करना चाहिए था, वो उतना प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है। जब मैंने इसका मूल्यांकन किया, संबंधित थाना प्रभारियों को जब मैंने बैठक लिया, तो मुझे कहा गया कि अगर साहब इतना मुकदमा कायम करेंगे तो ये PHQ की निगाह में आएगा और इसके बाद में मेरा तबादला हो जाएगा या मेरे पर अनुशासनिक कार्रवाई होगा, क्योंकि मैं एट्रोसिटी से संबंधित एक्ट को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो। और ये इंदौर प्रॉपर की मैं बात बता रहा हूं, जब मैं इस इंदौर में SPAJ के इंदौर 2005 में था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जो अपराध एट्रोसिटी एक्ट के तहत में कायम होना चाहिए था, वो नहीं होता है। उसके केवल 10%, 20%, 25% भाग ही एट्रोसिटीज के एक्ट के तहत में मुकदमा कायम होते हैं। बाकी को IPC में प्रकरण दर्ज करके प्रकरण को मिनिमाइज करने का या कमतर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि वरिष्ठ अधिकारी के निगाह में एट्रोसिटीज की घटना या ज़्यादा घटना नहीं आ पाए। तो अभी भी इस एक्ट के तहत में जो कार्रवाई होना चाहिए, वो कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही। दूसरा, एक और कमी मैंने पाया कि बहुत सारे पुलिसकर्मियों को SC/ST एक्ट के विभिन्न जो धाराएं हैं उसका जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में नहीं मालूम। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए A नाम का व्यक्ति SC का है और B नाम का व्यक्ति वो उच्च वर्ण का है। अब मान लीजिए वो दोनों बस में सफर कर रहे हैं और B नाम के व्यक्ति जो कि उच्च वर्ण का है, A नाम के व्यक्ति को सीट के विवाद को लेकर के चाकू मार देता है। कंडक्टर गाड़ी को खड़ा करता है थाने के सामने में और दोनों को थाना ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि मुकदमा IPC में होगा या SC/ST एक्ट में होगा। तो दोस्तों ये जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि आपको ये समझना होगा कि क्या A और B एक दूसरे को पूर्व से जानते थे या नहीं जानते थे। अगर नहीं जानते थे, एकाएक इत्तेफाकिया अगर लड़ाई हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ IPC के प्रकरण दर्ज होंगे। लेकिन अगर पूर्व से जानते हैं और तब उन्होंने उसके साथ में छुड़ा भोंका, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, SC/ST एक्ट का धारा लगेगा। क्योंकि आप जानते हुए कि A नाम का व्यक्ति जो है वो शेड्यूल कास्ट का मेंबर है, अनुसूचित जाति का सदस्य है, आपने उसके साथ में छुड़ा
मारने की घटना किया, मतलब आपने एट्रोसिटीज किया और बिकॉज ऑफ दिस आपके खिलाफ में ये प्रकरण दर्ज होगा। इसी तरह से धारा 3(1)(10), 3(1)(11), 3(1)(12 जो थाने में जो प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इसको गलत ढंग से पेश किया जाता है और सही ढंग से व्याख्या नहीं की जाती है, और इसके कारण से इस धारा की जो मंशा है वहाँ तक अभी भी पुलिस वाले नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि आप देखेंगे वो तुरंत धारा 3(1)(12) को क्या करते हैं, धारा 376 से इक्वेट कर देते हैं, जबकि दोस्तों दोनों धारा जो है उसके जो मूल भावना है वो अलग अलग है। हालांकि दोनों में सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन जो दोनों की जो मूल भावना है वो एकदम अलग है। तो इस चीज़ को जानना होगा, समझना होगा। तो हमारा कहना है कि इम्प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ पुलिसमैन। हालांकि 2005 में ही मैं उज्जैन और इंदौर संभाग के सब इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल एसपी तक को सभी को मैं इसमें ट्रेनिंग, इस एक्ट के संबंध में ट्रेनिंग दे चुका हूं, लेकिन फिर भी निचले स्तर के अधिकारियों के द्वारा इस एक्ट का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन अभी भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर बताएं। मिलन, बंद कर दो।